Chapter number 25, dissolution of partnership firm. Here we have the Rakesh and the Mukesh were very good friends. They were running a business as a partnership firm. Now, they were very successful, but people were jealous of their relations. But one day, people came to know that they have closed the business. So, some disputes had arisen between the two of travel issue. Similarly, firm may come to an end because of dispute among the partners or firm running in the losses or few last year or because of the order of the court or so on. We can say that the partnership firm is dissolved. In this lesson, you will learn about the accounting treatment in case of dissolution of the partnership firm. Correct? Dissolution that means आपको ही पता है कि डिसॉल्व करना दैट मींस वो सारी चीज खत्म कर देना, है ना। तो सेम देखिए, अभी तक हमने स्टार्टिंग में क्या देखा कि कैसे एक फर्म बनती है, उसके अंदर पार्टनर किस तरीके से ऐड होते हैं। देन हमने उसके बाद देखा कि पार्टनर की अगर उसी बीच में पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है या सपोज किसी पार्टनर की डेथ हो गई है ना। अब लास्ट हमारा टॉपिक है कि जहां पर फर्म को ही बंद करना है, बराबर बोलते हैं कि बंद करना सब बेचो बाचो और खत्म। करेक्ट। तो वैसे दो एग्जांपल दिए कि दो पार्टनर थे जिनका रिलेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो बहुत से लोग उनसे जलते थे कि यार कितना अच्छा रिलेशन है। सोफिस्टिकेटेड सी बात है, हर कोई ऐसा होता है ये। देन कुछ टाइम के बाद जैसे ही वहां पर वो पहुंचे तो देखा कि अरे ये लोग तो फर्म बंद कर रहे हैं। लेकिन फर्म बंद करने का कारण जब पूछा तो उनने क्या बताया कि उनके अंदर में भी कोई अनबन हो गई थी। डिस्प्यूट दैट मींस आप बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ झगड़ा जैसे बोलते हैं ना, तो ऐसा कुछ तू मैं हो गई एंड ऑल। तो इस तरीके ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अब उन दोनों को एक साथ काम नहीं करना है। दैट मींस क्योंकि दोनों ने ही मिलके फॉर्म बनाई थी, तो अब ये क्या बोल रहे कि भाई इस फॉर्म को बंद कर दो। कोई जा नहीं रहा छोड़ के, वो फॉर्म ही डायरेक्ट बंद करने बोल रहे, तो उसकी प्रोसीजर उनको करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसी चैप्टर में आपको वही देखेंगे ना। देयर आर स्पेसिफिक रीजंस कि जिसके कारण फॉर्म बंद होती है। सबसे फर्स्ट कि मे बी पार्टनर्स के बीच में अनबन हो गई, है ना, डिस्प्यूट जो बताया गया। नाउ द सेकंड वन इज आपको बिजनेस में बहुत लॉस बेयर कर रहे हो आप लोग, है ना, कंटिन्यूअसली लॉस ही लॉस होता जा रहा है। एंड द थर्ड वन, जो थर्ड वन है वो किस क्या होता है, कोर्ट की तरफ से आपको डिक्लेयर किया गया है कि आपको कंपलसरी आपको अपना बिजनेस बंद करना होगा। देखा है बहुत सी बार कितनी कंपनियों पे एकदम से सील लग जाती है ना। रीजन क्योंकि मे बी वो कंपनी क्या होती है, लोन तो ले लेती है बैंक में से, बराबर, जैसे लोन ले लिया बट लेकिन वो उतना रिटर्न नहीं दे पाती। नॉट वी कैन से एज अ बैंक बाकी लोगों से भी। तो वो लोग अगर कोर्ट में क्लेम करें कि देखो ये हमारा तो पैसा दे ही नहीं रहा है, करेक्ट, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बैंक भी इनको कुछ पर्टिकुलर टाइम देती है कि आपको इतने टाइम में इनको पैसा दे देना चाहिए विद इंटरेस्ट के साथ। इफ अगर नहीं दे पा रहे देन क्या करेगी कोर्ट, तब उनकी जो बिजनेस है बोलेगी भाई अब एक काम करो, इसको तुम बंद कर दो, इसको बेचो बाचो, बाकी लोगों का जितना पैसा तुमने लिया था सबसे पहले उनको दो। ऐसा कोर्ट क्यों करती है कि भाई कल कोर्ट का अगर इसने, क्योंकि तो ऑलरेडी फ्रॉड तो कर ही चुका है, लोगों को पैसे दे नहीं रहा है, कल कोर्ट का अगर यही कंपनी ने किसी को बेच दी और ये बाहर चला गया तब तो बहुत से लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो उस टाइम में पर्टिकुलर कोर्ट भी डिसीजन दे देती है। बहुत से आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि कितने ही फॉर्म को घर को सबको ताला लग जाता है, बिक जाते हैं सब, है ना। चलिए अब इसी चीज को थोड़ा हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। So here we have 25.1 dissolution of partnership and dissolution of partnership firm। पार्टनरशिप में भी डिसोल्यूशन है, साथ ही साथ उनके फर्म में। अब पार्टनर भी एक दूसरे से बात करेंगे क्या, दैट मींस उनके टच में रहेंगे कि नहीं, चलो वापस बिजनेस डिसॉल्व सब खत्म हो गया। चलिए, the term dissolution means coming to an end or discontinuation। करेक्ट, डिसोल्यूशन में मीनिंग दिया हुआ है। Now, the dissolution of the firm implies a complete breakdown of the partnership relation among all the partners, correct? कभी आपको पूछे कि dissolution firm से क्या लेना देना, किस तरीके से होता है, तो आप बता सकते हो। Then, dissolution of partnership merely involves change in the relation of the partners, but it does not end the firm. The partnership could entirely certainly come to an end, but the firm, the reconstituted one, might continue under the same name। That means देखिए यहाँ पर आपको एक सेंटेंस के बताया जा रहा है कि बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स वो चीज छोड़ देते हैं,
रीजन जैसे क्या बहुत बार स्पेसिफिक ऐसा है, अभी मैं आपको जैसे बोलूं कि कोई पार्टनर होता है कि नहीं यार मुझे ये चीज करनी ही नहीं है, जैसे कि देखिए पहले जो जैगवार गाड़ी थी है ना, मैं कार की बात कर रहा हूं बराबर, जैगवार पोर्शे ये सारी महंगी गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ियों को खरीदा किसने? टाटा मोटर्स ने ये सारी गाड़ियां खरीदी। देखिए अब यहां पर आपको स्पेसिफिक रीजन क्या मिलेगा, जो इसके पार्टनर्स थे, जो भी पार्टनर्स थे, मे भी इन्होंने क्या देखा कि यार हमको कहीं ना कहीं लॉस भी बेयर कर रहे हैं हमारा फर्म, करेक्ट, और मे भी या तो हो सकता है कि बिजनेस रन करने में इतना मजा नहीं आ रहा है। अदरवाइज एक अंदर ऑप्शन है कि यहां से जो ऑफर था, जो सोफिस्टिकेटेड प्राइस ऑफर था वो बहुत ही अच्छा था। डायरेक्ट को ऑफर क्या दिया था टाटा ने कि भाई आपका जो ब्रांड है वो मुझे बेच दो, पूरा आप मुझे बेच दो। दैट मींस अब जो ये पार्टनर है इनका अब इस ब्रांड से कोई भी लेना देना होगा नहीं, करेक्ट। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आई डोंट थिंक सो कितने बिलियन करोड़ में इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो ये चीज किसने खरीद ली? टाटा ग्रुप ने खरीद ली, करेक्ट। अब जो ये पार्टनर्स है, यही जो किसके जैगुआर कंपनी के जो पार्टनर्स थे, ये क्या हो गए? डिसॉल्व। क्यों? क्योंकि भाई अब तो जो फर्म थी वो तो है, लेकिन पार्टनर डिसॉल्व हो गए। पार्टनर का भी इस फर्म से कोई लेना देना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जैगुआर कंपनी किसकी है? टाटा की है, करेक्ट। पार्टनर भले चले गए लेकिन उनकी फर्म रह जाती है। बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि जैसे लॉस कोई कंपनी है जैसे वो लॉस बेयर कर रही है कंटिन्यूअसली, तो क्या बोलती है, बहुत सी कंपनी ऑफर करती है कि एक काम करो आप अपनी कंपनी मुझे बेच दो, नाम वाम सब पैसे दे दो, सिर्फ आप लोगों को कितना पैसा चाहिए होगा। दैट मींस उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पार्टनर्स का डिसॉल्यूशन करती है। पार्टनरशिप जो फर्म है उसका नहीं, सिर्फ पार्टनर्स का डिसॉल्यूशन कर देती है कि भाई पार्टनर्स तुम हो सब निकल जाओ, मुझे मेरा खुद का चाहिए न्यू। अगर आपको स्टोरी देखनी हो, आज के टाइम पे जो आप एप्पल के फोन यूज करते हो ना, है ना, एप्पल के फोन यूज करते हो, स्टीव जॉब्स, उनके बारे में देखना कि क्या हुआ था। एप्पल इतनी आसानी से नहीं आया। एप्पल के आप लोग फोन यूज करते हो, उनकी हिस्ट्री देखना एक बार कि एप्पल को लाने में कितना टाइम लगा था, किस तरीके से ब्रांड आया, करेक्ट। इसकी भी बहुत बढ़िया हिस्ट्री है, आप लोग देखना। सेम आपको स्टोरी यही इससे मिलेगी पार्टनर्स के रिगार्डिंग। चलिए फिर कभी होगा तो मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगा, चाहो तो आप लोग भी पढ़ लेना। देन so the dissolution of the partnership may or may not include the dissolution of firm, but the dissolution of firm necessarily means the dissolution of the partnership. Then on the dissolution of the firm, the business of the firm cease to exist, since its affairs are wound up by selling the assets and by paying the liability and discharging the claims of the partner, correct। जब भी फर्म बंद होती है तो सबसे पहले जो भी उससे पैसा आएगा, तो सबसे पहले आपको वो पैसा किसको देना होगा? पार्टनर अपने पास नहीं रखेगा, वो पैसा सबसे पहले उन लोगों को दिया जाएगा कि जिनके पास से आपने कुछ चीजें ली थी, करेक्ट, या जिन लोगों ने आपकी फर्म में इन्वेस्ट किए उनको आप दोगे। आपकी जो फ्यूचर लायबिलिटी थी उसको सेट ऑफ करोगे। जिन से लोन लिया था आपको उनको विद इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद अगर जो बच जाता है तो वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Then the dissolution of partnership among all partners of a firm is called partnership dissolution of firm. Correct? चलो now dissolution of the agreement. The first point is dissolution by agreement. देखिए बहुत सी कंपनी होती है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए ही आती है, है ना। ज्यादातर देखना आपको ऐसी कंपनियां कौन सी दिखेगी जो एक एग्रीमेंट के बेस पे आती है। मेजरली क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट पे चलते हैं लोग, जैसे स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट है हमारा कि हाँ ये काम, जैसे आज की तारीख पे अगर मैं आपको बोलूं कोई भी कंपनी, है ना, जैसे कि देखिए अभी जैसा चल रहा है जियो कंपनी एंड मेड इंडिया, इट्स मैकवीडिया करके कंपनी है जो मतलब दोनों एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं गेमिंग के लिए, जिसमें कि मतलब फ्री रजिस्ट्रेशन है, हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे देखिए उनका बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट बोल सकते हैं आप एक तरह का, है ना, और वी कैन से एज वन काइंड ऑफ एग्रीमेंट। कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि भैया कुछ टाइम के बाद हम लोग डिसॉल्व हो जाएंगे। दैट मींस ये पार्टनरशिप जो है हमारे कुछ पर्टिकुलर 2 साल या 3 साल के बाद हम छोड़ देंगे, करेक्ट। सेम जैसे आपने देखा होगा
जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का भी आपको देखना से लगेगा, बोलते ना कि अरे कुछ साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये, बराबर, पर्टिकुलर 5 साल के लिए इनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, 5 साल के बाद वो हट जाएगा उस जगह से, फिर से चालू होगा। सेम जैसे इलेक्शन के अंदर देखते हो आप लोग, इलेक्शन में पता है हर 5 साल में वापस से चुनाव होंगे, फिर जिसकी सरकार आएगी वो, लेकिन जैसे ही 5वें साल की जो लास्ट डेट आई भाई सब डिसॉल्व हो गए, कौन किसका है कुछ पता नहीं, फिर से वापस से होगा। करेक्ट, इट्स अ वन काइंड ऑफ एग्रीमेंट एज पर हमारे लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होना कंपलसरी है। करेक्ट, एग्रीमेंट के बेस पर आपको चलना होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्रीमेंट है लेकिन हमारे जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है ना। चलिए नाउ हियर all the partners give consent or as per the terms partnership agreement। चलिए then compulsory dissolution। अब compulsory dissolution देखिए कब आएगा, a firm is dissolved compulsory in the following cases। now which are the cases, so let me see, when all the partners or all excepting one partner becomes insolvent or of unsound mind। देखिए कब एक डिसॉल्व होगी, जब सारे पार्टनर और साथ ही साथ जितने बाकी के पार्टनर अगर वो एग्री करते कि हाँ यार हमें फॉर्म क्या करनी होगी, बंद करनी होगी। रीजन बिकम्स इंसॉल्वेंट कब, जब जो उनमें से मेन एक पर्सन हो, है ना, कोई एक मेन है जिसको मतलब उसी पे पूरा डिपेंड थे, लेकिन मे भी कुछ एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण से वो सब कुछ भूल चुका है ना, अनसाउंड माइंड कुछ इस तरीके से हो गया, नहीं बोलते हैं ना किसी को सूझ ही नहीं है, होश आवाज खो बैठा है, तब ऐसे कंडीशन पे भी क्या होता है कि भाई फॉर्म बंद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मे बी जो सारे रीजन है उस चीज के वो सिर्फ एक ही इंसान को पता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल होता है। आप जो आज की तारीख में देखना देखते हो, ब्रांड लेते हो, कोको कोला है ना, कोको कोला है ना, कोको कोला आप लोग ये पीते हो, ठीक है, कोको कोला भी देखते हो, इसका सिर्फ जो फॉर्मूला है ना, इसका जो केमिकल फॉर्मूला वी कैन से ऐसा जो फॉर्मूला है सिर्फ 2% है जिनको पता है। न्यू जर्सी में शायद वो रहते हैं, अदरवाइज कहीं पर मेरे को ध्यान नहीं है, सिर्फ ये 2% है जिनको इसका फॉर्मूला पता है कोको कोला कंपनी का, कि इसके अंदर कौन सा वो एसेंस डालते हैं जिससे वो फ्लेवर आपको जो मिल रहा है वो है। करेक्ट। अब इन दोनों के बारे में भी ऐसा है कि ये दोनों को एक ही फ्लाइट में कभी नहीं आना है, आइदर एक ही फ्लाइट में होगा, दूसरा दूसरी फ्लाइट में होगा, दोनों एक ही फ्लाइट में नहीं आ सकते। रीजन अगर दोनों को कुछ हो गया तो कंपनी पूरी बंद करनी पड़ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला किसी को पता नहीं। हर साल इन दो में से कोई भी एक जन आता है, कोको कोला की जो मेन हब है, हेडक्वार्टर है, वहां पर आता है, वहां पर उनका जो केमिकल है, जो फ्लेवर है वो आके बना के दे जाता है, और वो पूरे साल भर तक कोका कोला कंपनी यूज करती है। देखना आप इसकी भी हिस्ट्री पढ़ना, सही मायने में देखा जाए ना तो आप जो भी ब्रांड देख रहे हो उसके पीछे की एक हिस्ट्री देखो, आपको हर जगह कुछ ना कुछ पता चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज है तो आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो, स्पेसिफिकली उसकी हिस्ट्री तो देखो, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही साथ कि देखो इन लोगों ने अगर कुछ इस तरीके से किया है तो आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि हाँ हम लोग भी हमारी जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इजीली इतना जल्दी कोई भी ब्रांड नहीं बनता है, स्पेसिफिक कुछ टाइम देना होता है। तो देखो वहां पे देन when the business becomes unlawful, that means illegal, we can say as unlawful, है ना। जैसे कि हमारे गुजरात बोलते हैं कि ड्राई स्टेट है, बट सपोज अगर यहाँ पर किसी के पास अल्कोहल मिल गया, that means अनलॉफुल हो, तो भी बंद करना पड़ेगा बिजनेस, बंद कर लेके जाते हैं ना, पुलिस उठा के ले जाती है, ठीक है। देन when all the partners excepting one decide to retire from the firm, बराबर। देखिए ये एक कंडीशन होती है जहां पर बाकी सारे पार्टनर्स, when all the partners excepting one decide to retire from the firm, क्या हो रहा है, जितने पार्टनर है वो सब क्या सोच रहे हैं कि मैं रिटायर होगा, बट एक को छोड़ के, क्योंकि एक क्या होता है, नहीं मुझे नहीं होना। तो यहाँ पर क्या पार्टनरशिप ऑफ फर्म का भी डिसोल्यूशन, कैसे डिसोल्यूशन हो गया पार्टनरशिप फर्म का, क्योंकि अब ये पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी, है ना, क्योंकि अब जो ये चीज होगी वो पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर को क्या बोला जाता है, दो और दो से ज्यादा क्या होते हैं पार्टनर, बट यहां पर तो सभी निकल रहे, सिर्फ एक बच रहा है, तो एक
पर्सन अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती, वो तो सोल प्रोप्राइटर हुआ क्योंकि वो एक अकेला है, इसीलिए आपको ये सेंटेंस यहां पर दिया है। बराबर? देन when all the partners or all excepting one partners die, correct? When all the partners all excepting one partner die, है ना? सारे केसेस दिए हुए। Then a firm is also dissolved compulsory if partnership deed include any provision regarding the happening of the following events। पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर स्पेसिफिक दिया हो जैसे कि expiring of the period for which the firm was formed and the completion of the specific venture or project for which the firm was formed, correct? कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बेस पे हो तो तरह का पर्टिकुलर बंद कर दिया जाएगा। एंड इफ अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर दिया हो कि भाई हम लोग स्पेसिफिक कुछ इतने टाइम तक करेंगे बिजनेस, 10 साल या ऐसा कुछ है, यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ उन्होंने अजम्पशन लगाया है बस 10 साल तक का बिजनेस करना है, तो उस टाइम पे वो क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। रीजन क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिक दिया है तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर भले चालू कर दो, ऐसा कोई करता है नहीं क्योंकि बिजनेस कौन 5-10 साल के लिए करेगा। बिजनेस होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए चलता जाए, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या बंद कर दे, नहीं, और एक्सटेंड करता जाएगा, इसलिए इस तरह का कोई लिखता नहीं है ज्यादातर। नहीं, चलिए डिसॉल्यूशन बाय नोटिस, चलिए नोटिस की बात करें, डेट में समझ जाइए नोटिस कहां से आता होगा, है ना। Now, in the case of partnership at will, the firm may be dissolved if any one of the partner gives a notice in writing to the other partner, correct? क्या होगा, डिसॉल्यूशन बाय नोटिस, दैट मींस एक पार्टनर अगर डिसाइड कर रहा है कि नहीं यार फर्म को बंद करो, वो रिटर्न में नोट देगा दूसरे पार्टनर को, अगर उसने भी एग्री किया, सपोज ऐसे ही नोटिस मिलते मिलते सारे पार्टनर ने एग्री किया, तब क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। नोटिस के थ्रू वो लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, इसलिए डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। आज सपोज अगर आज के टाइम पे तो बोलो कि मैसेज पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं या कॉल पे कर रहे हैं, तो डिसॉल्यूशन बाय व्हाट्सएप बोल दो, डिसॉल्यूशन बाय कॉल बोल दो, डिसॉल्यूशन बाय टेक्स्ट मैसेज बोल दो, ठीक है। नोटिस इसलिए नोटिस की तरह इस्तेमाल करते हैं। चलिए ऐसा कोई लिखना नहीं, व्हाट्सएप ये सब। देन डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, दैट मींस कोर्ट की हेल्प से ये डिसॉल्व हो जाएगा। A court may order a partnership firm to be dissolved in the following cases, जैसे कौन से कारण में कोर्ट यहाँ पर आता है सामने बंद करने के लिए। Then when a partner becomes unsound mind, बराबर, unsound mind हो जाए तब होगा। Then when a partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner, है ना, permanently incapable, that means उसकी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई अगर आप पार्टनर में आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि यार भाई बिजनेस तूने स्टार्ट किया था, मैं तो बहुत बाद में आया तो मेरी इतनी रिस्पांसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है। पार्टनर का मींस क्या होता है, दैट मींस अब आप दो हो तो दैट मींस 50-50 आप तीनों का हक, दोनों का हक है। 4 जन 25-25-25%, आप दोनों का भी उतना ही है कि जितना स्टार्टिंग में हुआ था, करेक्ट। पार्टनर बोला किससे जाता है, वन काइंड ऑफ वी कैन से एज अ ओनर ऑफ द फर्म, पार्टनर वही होते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई एक पार्टनर है जो प्रॉपर्ली उसका जो वर्क है वो नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे कंपनी को मे भी क्या हो सकता है, बंद करा जा सकता है ना। चलिए देन व्हेन अ पार्टनर डेलिबरेटली एंड कंसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, बराबर। इफ अगर यहाँ पे जैसे पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि भाई हम लोग हमारा बिजनेस है, एग्रीमेंट पे सब लिखा है, पार्टनरशिप डीड में भी लिखा था कि हम हमारा बिजनेस ऐसा स्टार्ट करेंगे, ये सब करेंगे, बट एट द मिड ऑफ द बिजनेस उस बीच में जो पार्टनर है उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया कि नहीं मेरे को तेरे साथ तो काम नहीं करना है, मे भी कुछ अनबन होगी जिसकी वजह से काम नहीं करना है, बराबर। तो उस केसेस में भी क्या हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट फर्म का तो एग्रीमेंट खराब हो गया, आपका जो स्पेसिफिक जो टारगेट था, जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियर हो ही नहीं पाएगा, तो उस केस में भी क्या है, कोर्ट के थ्रू उसके बंद कराया जाता है। ज्यादातर आपको देखना ये सारी चीजें कहां देखिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में देखने मिलेगी या गवर्नमेंट साइट पे देखने मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना। जैसे कि बहुत बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कहीं इमारत का, डैम का हो जाता है, देन स्पेसिफिकली रोड का है, अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब दो कंपनियां मिलके बनाती है, क्योंकि दो कंपनी मिलके आई कि बोले हाँ यार मैं चले यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है इसको साथ में करेंगे, कंपनी कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर क्या आया कि हाँ आप दोनों अगर ये चीज कर रहे हो तो चलो ठीक है मैं एग्री करता हूँ, करेक्ट। बट अगर उसमें से किसी एक ने भी ब्रेक कर दिया कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं मुझे काम नहीं करना, तो कोर्ट वहीं पे स्टे लगा देगी कि नहीं भैया मैं एक को तो नहीं दूंगा, वादा क्या हुआ था कि दो को देना चाहिए,
एक चला गया, दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया आपका, तो यहाँ पर अब इस चीज को बंद कर दो, है ना। चलिए, देन when a partner's conduct is likely to adversely affect the business of the firm, then when a partner transfer his and her share interest in the firm to a third party, सही है। then the last one is when the court regards dissolution to be just and equitable, correct। Distinction between dissolution of partnership and dissolution of a partnership firm. Now, you have already studied that on the occasion of admission, retirement, and death, existing partnership comes to an end, but the business of the firm continues under the new agreement. So, when a firm decides to wind up is the another name of a dissolution. Its business operation under any of the circumstances mentioned, it stands dissolved. Dissolution of a partnership firm is different from the dissolution of the partnership, correct। क्योंकि dissolution of partnership firm अलग बात है, पार्टनरशिप के अंदर बीच में dissolution हो रहा है तो अलग बात है। सब वो समझे, जैसे dissolution of partnership है, that means partners के बीच में dissolution हो रहा है, लेकिन firm अभी भी वहीं की वहीं है ना, फर्म को पूरा डिसॉल्व नहीं करा है, उसकी एसेट्स लायबिलिटी सब वहीं पर है। नाउ इफ द फर्म डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दैट मींस इस पर्टिकुलर टाइम पे जो उनकी फर्म जो उन्होंने क्रिएट करी थी उसका पर्टिकुलर डिसॉल्यूशन होता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स कि उनको अपना भी डिसॉल्यूशन करना है या नहीं। इट मे बी कि हम कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसा होता है बहुत से पार्टनर अगर कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मे बी उसके अंदर उन्हें लॉस बेयर होता है, जिसके कारण क्या करते हैं कि यार एक काम करो, इस बिजनेस को बंद कर दो, वाइंड अप कर दो, एक न्यू बिजनेस एक अच्छे नाम के हिसाब से कुछ एक न्यू कंसेंट सोचेंगे कि हाँ एक न्यू वैरायटी हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे, हम वापस दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। तो उस जगह पर सिर्फ फर्म बंद हो रही है, पार्टनर्स नहीं। इट डिपेंड अपॉन द पार्टनर, आइदर दे वांट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप और आइदर दे वांट टू ओनली डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। ओके, सो dissolution of a firm means that the firm close its business and come to an end, correct। ये चीज बताई गई। now while dissolution of partnership means termination of old partnership agreement and a reconstitution of a firm due to admission, retirement and the death of a partner। now in dissolution of partnership, the remaining partners may agree to carry on the business under a new agreement, correct। so now come to the exercise 25.1. so there is a fill in the blanks. now the first one is a partnership firm comes to an end when the activities of the firm became unlawful, correct। unlawful होगी तो सीधी सी बात है, बंद करना ही पड़ेगा कंपलसरी। then the second one is when a firm decides to close its business, it is said to be dissolved, correct। then dissolution of dash is different from the dissolution of dash। dissolution of partnership is different from the dissolution of firm, or either you can write as a dissolution of a firm is different from the dissolution of partnership। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस सेम ही है तो मे बी आप यहाँ पर फर्म पार्टनरशिप फर्म की तरह से भी आप बना सकते थे, कोई गलत नहीं होता उसमें, है ना। चलिए, then the fourth one is the firm is compulsory dash when all the partners are all expecting one partner dash। that means the firm is compulsory dissolved when it comes to be dissolved, ठीक है, बंद करनी ही पड़ेगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, dissolved। then the firm is dissolved by dash when a partner becomes of unsound mind। किसकी तरफ से ये आदेश आता है भाई अब आपको अपनी फर्म क्या है बंद करनी ही पड़ेगी, रीजन किसकी तरफ से आता है, कोर्ट की तरफ से। स्पेसिफिकली वो डिपेंड करेगा कि क्या रीजन की वजह से कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। कोर्ट भी देखिए ऐसा डायरेक्ट नहीं कि हर एक फर्म को नोटिस करते जाते हैं कि नहीं चलो इसको बंद करा दो। स्पेसिफिक अगर उस पर्टिकुलर फर्म के ऊपर केस आया होगा तभी जाके वो कोर्ट में आएगा, कोर्ट डायरेक्ट तो उसमें जाएगा नहीं, इतना स्पेसिफिक इतना फ्री टाइम नहीं उनके पास कि एक एक फर्म को चेक करे। मे बी केस दर्ज हुआ होगा उसके बाद इन्हें पता चला होगा, देन कोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर है ये से आपको सिर्फ ऐसा है। The firm is dissolved by dash when all partners give their consent, sorry, gives by their agreement, correct, gives by their
agreement. So the next one is 25.2 treatment of assets and the liabilities. बराबर, अभी तक हमने क्या देखा, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के बारे में, अब आ जाते हैं हम एसेट्स एंड उनकी लायबिलिटी के बारे में. So when the partners decide to discontinue the business of the firm, it becomes necessary to settle its account. For this purpose is disposed of all its assets except cash and bank balance. इसको छोड़ के बाकी सब चीजों को डिस्पोज कर देंगे. Now for satisfying all the claims against it, ठीक है, जितने भी क्लेम्स थे, जो भी लोगों से जिनके पास से पैसे लिए हो, मे बी जिनको फ्यूचर में पैसे देने हो, लायबिलिटी हो, वो सारी चीज पहले सेट ऑफ कर देंगे. For this purpose, a separate account called realization account is opened. Specifically किसके लिए बनता है realization account? आपको ये सारी चीजें जो क्लेम सेटल करने के लिए क्या बनता है? Realization account. याद रखना, कॉमर्स फील्ड में आपको ये चीज आगे तक चलती ही जाएगी. Then realization account is an account in which assets excluding cash in hand and bank are transferred at their book value and all extra liabilities are transferred at their book value. Correct? Definition मिल गई है realization account की. That means realization account में क्या वर्क होता है. So it also show what amount were realized on the sale of asset and which liability were discharged at what amount. Correct? ये कौन सी चीज हमको एसेट है जो उसे बेचनी चाहिए, और जब उसका पैसा आ रहा है तो हमें कौन सी लायबिलिटी को सबसे पहले सेट ऑफ करना होगा. Then, in order to record the disposal of assets and discharge of liabilities, the following journal entries are recorded. So, the first one is, चलिए जर्नल एंट्री देखते जाओ. यहाँ पर जर्नल एंट्री थोड़ी सी याद रखना कि किस बेस पे हो रही है, अदरवाइज क्योंकि हमारा जो चैप्टर है आगे कंटिन्यूइंग है, जो हमारा नेक्स्ट जब एग्जांपल देखेंगे तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देखोगे ना, जर्नल एंट्री आपको अपने आप आ जाएगी. जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था, एडमिशन में, देन रिटायरमेंट वाले में. करेक्ट? वैसे आ जाएगा. चलो, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट. नाउ जो एंट्री है किसके रिगार्डिंग है? ट्रांसफर ऑफ एसेट के रिगार्डिंग है. So the assets account is closed by transferring it to the realization account at its book value. है ना? Realization साइड पे एसेट की अमाउंट जाएगी, तो एंट्री क्या आएगी? Realization account to asset account. Transfer of asset. Correct? Narration भी दिया हुआ है. So it is to be noted that the following items on the asset side of the balance sheet are not transferred to the realization account. इसको नोटिस की तरह इसको लिख लो कहीं पे, क्योंकि जब आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में आएगा, ऐसे ही सारी स्पेसिफिकल चीजें आपको पता होनी चाहिए. याद रखना, मे बी ये जो लाइन है इसमें से आपका एमसीक्यूज भी निकल सकता है. करेक्ट? और इट में भी पूछ सकते हैं कि वो ट्रांसफर हो सकता है, नहीं ट्रांसफर हो सकता है, या मे बी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. देन द सेकंड वन इज undistributed loss, that means we can say the debit balance of the profit and loss account. इतना तो पता ही है ना कि लॉस कहाँ आता है? डेबिट साइड पे. Now the second one is fictitious assets or deferred revenue expenditure such as preliminary expenses. Then all the above items are closed by transferring them to the partners capital account in their profit sharing ratio. है ना? देखिए किस तरीके से जब आपने सब कुछ लोगों को दे दिया है ना, जिसका जो पैसा था भाई वो सब कुछ सेटल कर दिया, लोन बराबर कर दिए, क्रेडिटर को पैसा देना था वो दे दिया, जहां पर लोन थे आपके वो हो गए, बराबर. आपके जो शेयर्स जिन लोगों ने लिए थे उनको भी सेट ऑफ कर दिया. अब उसके बाद का जो रिमेनिंग अमाउंट है, सब कुछ देने के बाद, उसके बाद का जो अमाउंट है वो पार्टनर अपने एज पर देयर कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. आइदर वो लॉस हो तो लॉस को भी, आइदर अगर उसमें जो स्पेसिफिक अमाउंट कुछ बच रहा है तो वो भी. जर्नल एंट्रीज में चलिए उसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी? नाउ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द फिक्टिशियस एसेट अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट. करेक्ट? सो हियर वी कैन राइट एज अ लॉस और स्लैश करके आप लिख सकते हो प्रॉफिट भी, है ना. नाउ द सेकंड वन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक विल बी ओपन बैलेंस ऑफ द कैश एंड बैंक अकाउंट. करेक्ट? ये सब जगह पर आपको ये रूल अप्लाई होगा, कैश और बैंक वाला. Then provisions and reserves against asset should be closed by the crediting the realization account. Now the journal entry would be provision for doubtful debt account debit, provision for depreciation debit,
एनी अदर प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रोविजंस ऑफ द ऑन एसेट, करेक्ट, सारी एसेट्स ही है ये भी। देन सेकंड वन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। चलिए अभी तक आपने क्या देख लिया, अभी तक हमने देखा कि एसेट को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू सी द liabilities for transfer of liabilities. Now the account of various external liabilities are close to transferring them to the realization account. The loan given to the firm by a partner's wife is treated as an external liability and is transferred to the credit for the of realization account. अब यहाँ पर आपको डाउट हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पर पार्टनर की वाइफ के बारे में क्यों बता दिया गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब पार्टनर होते हैं ना, जैसे 3 पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है, इन सबका कैपिटल था, ये 1 लाख था, ये बेबी 50,000 लेके आया, ये 1 लाख लेके आया, चलिए ठीक है बराबर, इनका ऐसा कुछ कैपिटल था ना। इफ अगर पार्टनर अगर बिजनेस में कोई भी एडिशनल अमाउंट लेके आता है ना, एडिशनल कैश लेके आता है या कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट लेके आता है, तो वो चीज उसके कहां पर ऐड हो जाती है, जो भी उसका कैपिटल था उसके कैपिटल में एक एडिशनल अमाउंट के नाम से ऐड कर दिया जाता है, करेक्ट। दैट मींस अब यहां पर देखिए पार्टनर को इसका फायदा भी है नुकसान भी है, क्योंकि जो एडिशनल अमाउंट है, जैसे मैं सी यहां पे पर्सन उसको ले लेता हूं, है ना, सी पर्सन को लेते हैं, उसका कैपिटल कितना था 1 लाख रुपीस। मे बी अगर वो कैपिटल 50,000 एडिशनल अमाउंट लेके आ रहा है, यहां पर सिनेरियो समझना, एडिशनल अमाउंट लेके आ रहा है 50,000, दैट मींस उसका कैपिटल कितना होगा टोटल 1,50,000। नाउ अब इनका एज पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे होगा, करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो सब अपने पीछे से 4 0 हटा देंगे, 4 0, दैट मींस बचा कितना 10 5 15, और शॉर्ट में कर सकता हूं मैं, तो और शॉर्ट में क्या हो जाएगा, ये और शॉर्ट में क्या हो जाएगा 2 1 3, करेक्ट। दैट मींस ये क्या है इनका प्रॉफिट एज वेल एज लॉस शेयरिंग रेशियो, करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर देखो भाई इसे प्रॉफिट तो मिले लेकिन लॉस भी उतना ही मिलेगा, लेकिन अब इसको ऐसा होती नहीं यार, 50,000 जो मैंने दिए थे इसमें तो मेरा फायदा तो है लेकिन साथ साथ नुकसान भी है, तो मैं ऐसा तो क्या करूं कि जिससे मुझे फायदा हो नुकसान ना हो, बराबर, क्योंकि मेरा कैपिटल उतना है ना, मुझे एडिशनल कुछ नहीं करना। तो देखिए यहां पर जो पार्टनर है ना, पार्टनर बोले भाई मेरे पास पैसा है लेकिन वो पैसा मैं नहीं लाऊंगा, मैं एज अ लोन लेके आ रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, एज अ लोन वो अमाउंट लेके आता हूं, करेक्ट। देखिए एज अ लोन अगर यूज किया गया बैलेंस शीट के अंदर या हमारी बुक्स में लोन वर्ड हुआ है, दैट मींस आपको उस पर्सन को जिसके पास से भी आपने लोन ली है, कोई फर्म है, इंस्टीट्यूट या सपोज कोई पर्सन है, अगर उसके पास से आपने लोन ली है तो लोन के अंदर स्पेसिफिक कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऐड करके ही वो अमाउंट को सेटल करना होता है। तो यहाँ पर ए और बी के पास तो पैसा था नहीं, मे भी इनको जरूरत पड़े, तो उस टाइम पे सी नाम के पर्सन ने क्या बोला कि भाई मैं पैसा लेके आने को तैयार हूं बट एज अ लोन। तब उसने क्या बोला कि भाई मैं लोन लेके आता हूं, बोला लोन मुझे कौन देगा, बोला मेरी वाइफ मेरे को लोन दे देगी, मुझे मेरी वाइफ दे देगी। तो इसलिए यहां पर क्या लिखते हैं, पार्टनर्स, या वी कैन से सीज पार्टनर्स वाइफ लोन, है ना। तो भाई ये लोन किसने दिया है, पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है, पार्टनर लोन देगा ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है, करेक्ट। तो उसकी वाइफ को तो पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उसकी वाइफ बिजनेस का हिस्सा नहीं है, वो पार्टनर है, उसकी फैमिली से रिलेटेड कुछ काम का नहीं यहाँ पे, बराबर। तो इसको तो आपको पैसा देना पड़ेगा, स्पेसिफिक 50,000 की अमाउंट है तो विद इंटरेस्ट के साथ वो तो देना पड़ेगा, करेक्ट। इसका भी फायदा हो गया, देखा जाए तो पूरे फर्म का भी फायदा हो गया, उनको भी पैसे की जरूरत थी, मिल गए। अगर सपोज बाहर अगर 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अब इससे ज्यादा है, ठीक है, लोन के ऊपर 10% चल रहा है, पार्टनर क्या बोलेगा, एक काम करो मैं लोन दूंगा, मैं 5% देता हूं, करेक्ट। तो क्या बुरा है, पार्टनर, सभी पार्टनर्स के लिए भी बेनिफिट है, साथ ही साथ जो सी नाम का पार्टनर है ना, उसके लिए भी बेनिफिट है। भाई 50,000 देगा, उसके 5% उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, 5% का डेट में अगर बात की जाए तो 2500 रुपए
उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, किसके ऊपर? 50,000 के ऊपर, करेक्ट। 50,000 पे एडिशनल कितना मिल जाएगा? 2,500 रुपए एक साल का उसको इंटरेस्ट मिल गया, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से लोग, देखिए पार्टनर जो वाइफ लोन है वो कुछ इसीलिए लिया जाता है ताकि सेटल कर सके, है ना, अमाउंट मिल गई उसको। ना external liabilities account debit to realization account, capital and loan account of partners are treated separately and so are not transferred to the realization account। कौन सा? capital and the loan account of the partners, ठीक है। ये कहाँ ट्रांसफर नहीं होते हैं? रिलेशन अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं होते हैं। देन द थर्ड वन इज treatment of accumulated reserves and profit and their losses। Here any balance of accumulated reserves, just like example we can say as a general reserve, क्योंकि reserve कोई से भी हो सकता है ना, general reserve जैसे यहाँ पर example दिया है। and the profit and loss account, here you can see it's a credit, that means what it shows, that means it's a profit of the profit and loss account, credit balance है ना, that means क्या होगा? profit है। then the reserve fund and the other reserves on the date of dissolution will be credited to the partners capital account on the basis of profit sharing ratio। ये तो चलिए आपने देख चुके हैं ऑलरेडी, रिटायरमेंट में देख चुके हम लोग कि जितने भी रिजर्व्स थे पार्टनर्स के अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो के हिसाब से, करेक्ट, वही बताया गया। नाउ द फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड that the profit and loss account debit, general reserve debit, any other fund debit to partners capital account, correct। now the fourth one is for sale of asset, for sale of asset, asset बेच दिए भाई, क्यों बेची? क्योंकि भैया फॉर्म बंद कर रहे हैं तो उसको जमा करके क्या रखेंगे? एक एक चीज सब बेचो, सब बेच दो। जितना एसेट का मतलब ही क्या होता है? हम उसी चीज को स्पेसिफिक एसेट बोलते हैं कि जिसको इन फ्यूचर में अगर बेचने से हमें रिटर्न में कुछ पैसा मिल सकता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसेट, करेक्ट। उसे हम क्या बोला जाता है? स्पेसिफिकली एसेट बोला जाता है। जैसे बैंक एंट्री क्या आ जाएगी अगर एसेट को बेच रहे तो? बैंक, और वी कैन से एज कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन। याद रखना बैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आएगा? पैसा आएगा, बेच रहे तो, करेक्ट। एंट्री क्या जाएगी? रियलाइजेशन में। डाउट मत लाना कि सर ये तो सेल्स हुआ है तो कैश टू सेल्स होना चाहिए। बच्चा लोग यहाँ पर हम लोग बिजनेस चल नहीं रहा है, बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो जब डिसॉल्यूशन में हो तो रियलाइजेशन में उसकी सारी इफेक्ट जाती है, बराबर। चलो देन फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अब यहाँ पर क्या है? दो ऑप्शन है भाई, या तो जितनी भी फर्म की एसेट थी मार्केट में बेच दो, मार्केट में जो भी खरीदने वाला होगा उसको जो प्राइस में चाहिए वो ले लो, या तो इसमें कोई एक पार्टनर होगा जो बहुत अमीर है, वो क्या बोलेगा कि भाई जो एसेट है एक काम कर मैं खरीद लेता हूँ, बराबर, वो एसेट मैं खरीद लेता हूँ। तो देखिए जो एसेट है वो कौन ले रहा है? एक उन्हीं के बीच का एक पार्टनर ले रहा है, करेक्ट। तो उसके लिए एंट्री क्या आ जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट एज पर देयर एग्रीड प्राइस, करेक्ट। देखिए ऐसी चीज का सिनेरियो क्या होता है कि ये लोग पार्टनरशिप डीड में भी पहले भी लिख लेते हैं कितनी बार कि उसके अंदर जैसे कोई एक पार्टनर ने स्टार्ट किया है ना, एक कोई पार्टनर स्पेसिफिक, उस पार्टनर ने ही मतलब बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब एक पर्सन ने, देन उसके बाद उसके पार्टनरशिप जोड़ते चला गया 1 2 3 4 करके। उसने अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया था कि जब भी फर्म को डिसॉल्यूशन का टाइम आएगा और स्पेसिफिक सारे एसेट्स की वैल्यू अगर मार्केट में नहीं मिली तो मैं हूं, मैं रिस्पांसिबल हूं, मैं खरीदूंगा, जो फर्स्ट जिसने स्टार्ट किया था बिजनेस, करेक्ट। तब उसने पहले ही बता के रखा होगा पार्टनरशिप डीड में कि भाई देखो, इसीलिए देखिए कि तब एसेट की प्राइस क्या होगी तब आप ये जज नहीं कर सकते कि यार मैं उस टाइम पे, तो सपोज मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे 1 लाख रुपए की मशीन लेके आया था, बराबर, मे बी 2014 में 1 लाख रुपए की मशीन लेके आया था, तो यार 2020 में मुझे इसमें कितना पैसा देना चाहिए? मशीन तो भी चल रही है, मशीन तो क्या अभी वर्किंग कंडीशन में ही है, तो यार मुझे कितना स्पेसिफिक अमाउंट देना चाहिए इसके लिए? मुझे ये है मशीन में अभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट वर्किंग कर रही है। हाँ थोड़ा मेंटेनेंस का लगता है बट वो तो सभी में लगता है, लेकिन मशीन वर्किंग कंडीशन में है। 2014 में मैं 1 लाख रुपए की लेके आया था, तो एज पर आज की तारीख में ये जो मैं मशीन लेके आया हूं इसकी वैल्यू क्या होगी? मार्केट में जाओगे तो आपको न्यू पीस मिलेगा ना, आपको क्या होगा?
आपको न्यू प्रोडक्ट होगा वो तो उसकी प्राइस तो ज्यादा ही होगी। बट ये कैसा हो गया, ये तो सेकंड हैंड है, क्योंकि पार्टनर अब इस चीज को खरीदेगा तो ये तो सेकंड हैंड हो गई, यूज करी हुई है। तो इसके लिए मुझे स्पेसिफिक कितना अमाउंट देना होगा, ये चीजें आपके मन में भी क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि सर कितना देना चाहिए, आप लोग को पता है। इसीलिए यहाँ में एक वर्ड यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन, बराबर। डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते थे हम लोग। हर साल कितना निकालेंगे, 10%, करेक्ट। हर साल 10%, दैट मींस 1 लाख का 10% ये कितना हो गया, 10,000। कितना आया, 90,000, करेक्ट। दैट मींस यहां पर क्या होता है, दो मेथड होती है इसके अंदर, एक तो फिक्स्ड डेप्रिसिएशन और एक फ्लक्चुएटिंग डेप्रिसिएशन, करेक्ट। जिसके अंदर एक जो फिक्स किया, दैट मींस हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन निकालता जाऊंगा मैं, करेक्ट। और दूसरा होता है कि इनके ऊपर जो रिमेनिंग अमाउंट बची है उसके ऊपर 10% निकालते जाते हैं, करेक्ट। तो देखते हो जैसे ये 2000 क्या आ गया, ये तो 14 का आ गया ना। 2015 में अगेन 10,000 लेस करता हूं मैं, 80,000 आ गया। देन 2016 में अगेन 10,000 हटा देता हूं, 90,000 वैल्यू, सॉरी 70,000 वैल्यू आ गई। देन 2017 में इसकी वैल्यू हो गई 60,000। देन 2018 में इसकी वैल्यू हो गई 50,000 रुपए, बराबर। 2019 में इसकी वैल्यू हो गई 40,000 रुपए, एंड एट द एंड 2020 में इसकी वैल्यू हो गई 30,000 रुपए। तो पार्टनर को यहां पर पता चल जाएगा कि भाई इतने साल के अंदर इसका डेप्रिसिएशन काटा, दैट मींस अब इस मशीन की पर्टिकुलर वैल्यू कितनी हो गई, 30,000 रुपए। तो भाई मैं तेरी जो मशीन है वो 30,000 रुपए में खरीद लूंगा, बराबर। ये पार्टनर्स का देख, इसी तरीके से कोई भी फॉर्म देख लो आप, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी फॉर्म में भी इसी तरीके से मशीन के ऊपर जज किया जाता है। आपकी जो भी एसेट्स होती है ना, जो भी एसेट होती है वो एसेट को इसी तरीके से देखा जाता है। अदरवाइज आप क्या करोगे, नहीं यार 1 लाख रुपए की मशीन है, अच्छी चल रही है, बराबर है, अच्छा तो एक काम कर आधी कीमत में ले देता हूँ 50,000। अब सोचो अगर किसी इंसान ने वहां पे 50,000 में ली होगी, बट एक्चुअल अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए वो मशीन अभी तक अच्छी चल रही है, कुछ टाइम में भाई उसके भी कुछ पुर्जे खराब होंगे और एकदम से डैमेज हो गए, बराबर। तो सोचो उसकी वैल्यू थी 30,000 में, आपने ले ली थी 50,000 में, कितने का लॉस खा लोगे एट द एंड, एक झटके में 20,000 रुपए। और 20,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बराबर। 1 रुपए कमाने में बहुत टाइम लग जाता है, ये तो स्टिल फिर 20,000 रुपए है ना। कभी किसी को ऐसा लगे कि सर 1 रुपए कमाने में क्या है, घर से बाहर निकलना एक बार और 1 रुपए कमा के आना, मांग के मत लाना, कुछ मेहनत करना, देखना 1 रुपए इतनी आसानी से नहीं मिलता है, भीख मांगने से तो कोई भी दे देगा, मेहनत करनी पड़ती है, करेक्ट। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन इज बैंक, और वी कैन से बैंक कैश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, settlement of loan to a partner, then settlement of loans given by the partner। अब देखो उसका क्या है, एंट्री लाइक पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड कैश, और वी कैन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, settlement of loan given by the partner। sorry, then 7th one, payment of liabilities in cash, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट। पैसा क्योंकि जा रहा है इसलिए क्रेडिट में आएगा। देन द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय द पार्टनर्स, नाउ हियर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय द पार्टनर्स। अब यहां पर जो लायबिलिटी है ना, उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, एक पार्टनर की। तो पार्टनर बोल रहे थे मैं बेयर करूंगा। देखिए एज पर बिजनेस के अंदर भी ये होता है, इफ अगर सारे पार्टनर अगर एग्री होते हैं किसी पर्टिकुलर कोई चीज को परचेस करने के लिए, है ना, क्योंकि क्रेडिट पे परचेस करते हैं, तो अगर सब पार्टनर उस चीज के लिए एग्री है तो डेट मींस वो तो फॉर्म में से जाएगा पैसा। बट अगर यहां पर एक इंडिविजुअल एक ही पार्टनर क्या बोल रहा है, बोले ये चीज परचेस करनी चाहिए, इफ अगर बाकी के पार्टनर अपोज कर रहे हैं, डेट मींस उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि भाई अगर इसका फ्यूचर में जो पैसा देना होगा, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है तुम्हारे एग्रीमेंट, क्योंकि भाई हम लोग एग्री नहीं, तुझे अगर हो तो भाई तू ले। इफ अगर इसके अंदर कोई भी डेप्ट हुआ, और वी कैन से ड्यू अमाउंट, या कोई भी आपको लॉस हुआ, है ना, तो उसके लिए स्पेसिफिकली भाई किसने खरीदी, ये पार्टनर, तो भाई तू जिम्मेदार है, तू भर। प्रॉफिट भी होगा तो नो डाउट, कोई भी चीज का उसका अगर प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, तो उसका भी तो यही पार्टनर होगा, बराबर। तब उसके लिए यही स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी होगी। ऐसा आपको बिजनेस में देखने मिल सकता है ना। चलिए
लेकिन यहाँ पर ये कुछ अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टनर वही चीज की लायबिलिटी बोल रहा है कि मे बी, चलो ये लायबिलिटी मैं पे कर देता हूँ। किसके थ्रू पे हो रही है? पार्टनर्स के थ्रू हो रही है। सो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है स्पेसिफिक एक पार्टनर हो जो पे कर रहा हो, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए देखो आपको ब्रैकेट में एस दिया हुआ है, मे बी एक से ज्यादा दिखने मिल सकता है ना। चलो, then the treatment of unrecorded assets and the liabilities. Here sometimes there may be some assets that have already been written off completely in the previous year and thus do not appear in the balance sheet, but physically they still exist for the operational purpose. For example, now here, for example, there is an old computer which is still in working condition though its books value is zero. देखिए बुक वैल्यू उसकी जीरो किस तरीके से पता चली? क्योंकि ये हर कुछ पर्टिकुलर टाइम में उसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे होंगे, है ना। जैसे हमने ये मशीन के बारे में बताया, करेक्ट, जैसे मैंने ये मशीन के बारे में बताया, ये मशीन के बारे में आपने देखा, दैट मींस 2020 तक में इसकी वैल्यू क्या हो गई थी? 30,000। तो दैट मींस 2021 आता तो 20,000 हो जाती, 2022 आता तो 10,000, और दैट मींस जब 2023 आ जाता, दैट मींस इस मशीन की वैल्यू क्या हो जाती? जीरो। तब तो मतलब ऐसा समझो कि ये मशीन तो मुफ्त में काम कर रही है, हो गया। इसकी एक लाइफ जो होती है ना, पर्टिकुलर हर एक चीज की एक लाइफ होती है कि हाँ इतना टाइम तक चलती है, या तो ये मुफ्त में चल रही है, कोई खर्चा ही नहीं है, पैसा वसूल हो गया, इट्स प्रॉपर वर्ड, पैसा वसूल हो गया, इतने साल यूज कर चुके हो, पैसा पूरा वसूल हो गया है, करेक्ट। ऐसा तो सेम इन लोगों ने कंप्यूटर का भी कुछ इस तरीके से निकाला होगा। रीजन क्योंकि कंप्यूटर भी इट्स वन काइंड ऑफ एसेट, करेक्ट, एसेट ही है, तब उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई? जीरो। सो similarly there may be some liabilities which do not appear in the balance sheet but actually they are still there. Now for example, a bill discounted with bank and on dissolution it was dishonored and had to be taken up by the firm for the payment purpose. Then it is to be kept in mind that unrecorded assets would never be transferred to the debit of the realization account. ये चीज देखो आपको एमसीक्यूज में देखने जरूर मिलेगी। जैसे आपको पूछ सकते हैं अनरिकॉर्डेड जो एसेट्स होते हैं ये क्या आप डेबिट साइड में ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते? ट्रू और फॉल्स में ये देखने मिल जाएगा, करेक्ट। नाउ बिकॉज़ द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम इट्स सेल इज इन नेचर ऑफ अ गेन एंड द रियलाइजेशन अकाउंट is only credited accordingly. Similar and unrecorded liability need not to be transferred on the realization account. Same it also applies to the liability also. If it is unrecorded, so it never be transferred to the realization account. Now, reason being that its payment is a loss and realization account is only debited with the actual payment. Correct? Now here you can write. In the realization account, it only record the actual payment which are incurred by the firm. So in such a case, the following journal entries are made. So the first one is when the amount realized from the sale of an unrecorded assets. Now just like cash or bank account debit to realization account, it's a sale for unrecorded assets. Now the next one. When an unrecorded asset is taken over by the partners at an agreed value. सेम देखिए आपने जैसे एंट्री पहले देखी थी, ये वही की वही एंट्री है, करेक्ट। आपको वही चीज वापस क्या हो रही है देखने को मिल रही है यहाँ पे, है ना, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए, then when unrecorded liability has been discharged by the firm, then relation account debit to bank account, cash and bank account. Yeah, the next one, when an unrecorded liability is discharged by a partner on behalf of the firm, realization account debit to partner's capital account. करेक्ट। ये सारी वही चीजें जो आपको पढ़नी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपने रीड कर ली, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही स्कोर कर पाओगे। याद रखना, फिर से आपको ये चीज बोल रहा हूँ, आज की करी हुई मेहनत कल आपको बहुत अच्छी दिखेगी, है ना।
So please be work hard. Now the first one, when realization expense are paid by firm, just like example borne by the firm, the following journal entry will be recorded, which is realization account debit to bank or cash account, payment of realization expense. Now the second one, when realization expenses are paid by the partner on the behalf of the firm, है ना? When the realization expense are paid by the partner on the behalf of the firm, है ना? देना किसको था? फर्म को, बट अभी क्या किसने? पार्टनर ने दे दिया है, भाई बाद में सेटल कर लेंगे। पार्टनर दे दिया, भाई दिया किसने? पार्टनर ने। एंट्री तो पार्टनर की आनी चाहिए। सो रिलेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट? पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंस बाय पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, देन realization expense were agreed to be paid by the partners and were paid by the firm, partners capital account debit to cash and bank account.